कैसे हैं आप? मज़े में? ओके, ठीक है, फिर एक स्माइल करते क्या? अच्छी ये नहीं, ओ क्यूट वाला। ओके चलो ठीक है फिर, थैंक यू। देखते हैं आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों बोर्ड के लिए, सीबीएसई, एसएससी और आईसीएससी बोर्ड के लिए हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हमको पढ़ना होता है और फिर उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस में हम वो अप्लाई कर पाएंगे। तो वो पूरा थ्रू आउट द पहले आपको मैं क्या सिखाऊंगा कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करेंगे और वही एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं स्टार्टिंग से वन बाय वन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे उसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे सॉल्व, क्या है उसके पीछे का लॉजिक, क्या है कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेम नाम आपने पॉलिनोमियल में भी सुना होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो जनरली क्या होता है, मैं 2 मिनट आपका लूंगा। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था हमने? पॉलिनोमियल के अंदर हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता था? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफाई किया है किस में? अगर डिग्री 1 हो, अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो, डिग्री 2 का मतलब उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल जो भी है, इवन एक्स वाई जेड चाहे जो भी है, उसका पावर मैक्सिमम कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो 2 जो होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 होता है उसको हम बोलते हैं क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 4 होता है तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस 4 टाइप में से हमने आज जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमने इक्वल टू 0 लिखा तो वो एक इक्वेशन बन जाएगा। आपको 2 चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि इक्वेशन कब होता है? जब किसी भी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 4x + 3 इक्वल टू 0 लिखा तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। लेकिन अगर हमने x² + 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, लेस देन इक्वल टू 0 लिखा, ग्रेटर देन 0 लिखा, लेस देन 0 लिखा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? इन इक्वेशन। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? इक्वेशन पढ़ना है। मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के इक्वल में लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि हमें ये क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर से कोई मतलब नहीं है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर हम कल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो एक और वीडियोज है, एक और लेसन है आपको, उसमें आप लीनियर अलग से पढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें हम बात करेंगे सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया कि डिग्री के बेसिस पे 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, उनमें से एक होता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने 0 पे इक्वेट किया तो वो बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे द इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर, और इस पावर को आप इंडेक्स भी बोल सकते हो और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। मैक्सिमम पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 2 होगा तो ही हम क्या बोल सकते हैं उसको कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने लिखा 2x² + 3x + 4 = 0,
तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और x का मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 और यहाँ पे x टू द पावर 0 है। मतलब जो ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब शायद आपको थोड़ा सा पहचान आ रहा होगा कि किस टाइप के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो 1 मार्क में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। इवन हम कुछ सॉल्व भी करेंगे जस्ट इसके थोड़ी देर के बाद। तो पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, तो जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस टाइप के। अब अगर इसका जनरल फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों ही लिख रहा शॉर्ट में, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a जो होता है वो स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट है, b जो है वो 1 पावर अगर वेरिएबल का है उसका कोफिशिएंट है, और c एक कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू 0। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये a 0 हो सकता है क्या, तो नहीं। a अगर 0 हो गया तो एक बात बताओ कि a 0 होने से ये कंप्लीट x वाला टर्म 0 हो जाएगा। a अगर 0 हो गया तो ये x स्क्वायर को 0 कर देगा, और जैसे x स्क्वायर 0 हो गया इसका मतलब कि ये जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर अगर 0 हो गया मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म ही गायब हो गया, तो आपके पास पावर क्या बच जाएगा, सिर्फ देखो bx प्लस c, मतलब वेरिएबल का पावर 1 हो गया, तो वो लीनियर बन जाएगा ना। तो इसलिए कभी भी a 0 नहीं हो सकता। a क्या होगा, a b c आर रियल नंबर, a b c जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। अब इसी की एक और बात, जनरल फॉर्म आपको लिख के हो गया, समझ गए जनरल फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसका पावर मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 हो, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर डिग्री पूछे कभी आपसे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे, 2। डिग्री क्या होता है, जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं उसका हाईएस्ट पावर। तो ये इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख रहा हूं यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ax स्क्वायर है तो हमेशा इसकी डिग्री कितनी बनेगी, 2। हमेशा डिग्री कितना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो आपको एक चीज देखना है वो क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने वैल्यूज मिलेंगे, तो कितने वैल्यूज मिलेंगे, मैक्सिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज मिलेंगे। 1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 2 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2। अब एक चीज और देखो, अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर मैं बोलता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, 3। देखो कैसे, 1 2 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, 3। ठीक है, ये बेसिकली पॉलिनोमियल का है ये दोनों, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ भी देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, 3, 1 2 3। कम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। अगर ये b 0 हो गया, c 0 हो गया, एक ही बचेगा टर्म। लेकिन अगर ये ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं टर्म, तो 3 हो सकते हैं।
सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ क्या है कि अगर सॉल्यूशन की हमने बात की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन 2 होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना होता है कि सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, या फिर रियल और इक्वल आएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो जरा एक वो भी शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पे लेके आऊं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू हमने 0 लिया, x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, a। तो अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर करता हूं इससे, मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर मैंने कंपेयर किया तो a क्या आ जाएगा आपके पास 2, b क्या मिल जाएगा 3 और c क्या हो जाएगा 4, यानी a b c आपके पास आ गया 2 3 और 4। तो हम a b c निकाल सकते हैं। अब कैसे चेक करें कि कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू इस इक्वेशन का जो रूट्स आएगा, जो सॉल्यूशन मिलते हैं उसको रूट्स बोलते हैं, तो इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर और इक्वल होगा। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिनोट करते हैं, डी से। इसी को स्टेट बोर्ड वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। और डिनोट कैसे करते हैं, इस स्टार से, ट्राइंगल से, सॉरी, डिनोट कैसे करते हैं, ट्राइंगल से। दोनों एक ही चीज है, डिस्क्रिमिनेंट बोलो, क्रिमिनेंट बोलो, या डेल्टा बोलो। डिस्क्रिमिनेंट डी से सीबीएसई वगैरह में चलता है, आईसीएसई वालों को, स्टेट बोर्ड वाले को डेल्टा बोलते हैं या वो ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, पर वैल्यू सेम होता है। तो अगर मैंने डी लिखा तो ये होता है क्या, b² माइनस 4ac। कौन सा b, ये वाला b जो आप एक्सप्रेशन से निकालोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, इससे आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको abc की वैल्यू मिलेगी। देखो a है x² का कोफिशिएंट, तो a 2 हो गया, b है x का कोफिशिएंट, तो b 3 हो गया, c है इंडिपेंडेंट टर्म, तो c हो गया 4। तो ये तीनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो अगर मैंने b की जगह पे रखा समझो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a ब्रैकेट यूज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज माइनस प्लस में आप रॉन्ग करोगे। तो a की जगह पे 2 और c की जगह पे 4, तो b² माइनस 4ac, ये वैल्यू हमें बताएगा कि हमारा जो रूट्स है वो क्या आने वाला है। तो देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32। तो यहां पे क्या आया, ये 32 में से 9 गया 23। तो ये जो 23 माइनस आया, मतलब ये लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है कि ये जो d लेस देन 0 आया, तो यहां से हमें समझ आएगा कि इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो मैं आपको 3 कंडीशन लिखवा रहा हूं यहां पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रूट्स कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डी अगर आप समझ गए हो कि डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, डेल्टा किसको बोलते हैं, तो अब इसके बाद ये डी का वैल्यू याद रखना। अब अगर इफ डी अगर ग्रेटर देन 0 है, क्वेश्चंस में मैं आपको रिकॉल करा दूंगा ये, तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, या अनइक्वल लिखोगे तो अनइक्वल लिख लो, रियल एंड अनइक्वल। इफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या बनेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
कब रूट्स रियल और इक्वल होगा? जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 मिलेगी आपको। d की वैल्यू कैसे? b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आया तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d लेस देन 0 आया मतलब निगेटिव आया तो हम बोलेंगे नॉट रियल, और इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं कई बार, इमेजिनरी रूट्स। तो आप दोनों बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स। जल्दी से एक रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंडीशंस क्या है कि a 0 नहीं हो सकते। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। सॉल्यूशन मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट टर्म है वो हम बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को। एक्सप्रेशन से हम कंपेयर करके b स्क्वायर माइनस bac की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पे रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac तो d मिल जाएगा, और d हमें बताएगा कि रूट्स कैसे हैं। तो अगर d इफ d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। if d equal to 0 roots are real and equal। if d is less than 0 means roots कैसे होंगे? not real होंगे, मतलब नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये हो गया, थोड़ा सा हमने पढ़ा। अब बात करेंगे थोड़ा सा और सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, देखते हैं आगे। तो इससे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप देख लो कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा? तो ग्राफ जो बनता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बने? क्या बनेगा? पैराबोला। कैसा होता है पैराबोला? तो कुछ इस टाइप का होता है, ये ऐसा, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो चार शेप मैंने बताए इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे? पैराबोला बनेगा। तो 1 मार्क में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि the graph of quadratic equation will be straight line, parabola, hyperbola, circle, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट दिखाया कि पैराबोला कैसा होता है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पहले और फिर सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं सीबीएसई 4.1 एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी। तो आप सोचोगे कि सर सीबीएसई नहीं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, आप चेक करके देखो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट मैंने क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो एक बच्चा बोलता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा, चेक कैसे करें? तो अभी जस्ट आपको क्या सिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि उसकी डिग्री 2 है कि नहीं। क्या चेक करना है? डिग्री 2 है कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो आप कोशिश करो इसको सिंप्लीफाई करने की, तब जाके आपको ओरिजिनल फॉर्म दिखेगा क्वाड्रेटिक का। तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो देखो फर्स्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो -6। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको।
अब देखो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, ये हो गया। अब आप क्या करो, सारे टर्म को एक तरफ ले लो, क्योंकि आपको कैसा फॉर्मेट बनाना है, जो जनरल इक्वेशन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैसा, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा। तो सारे टर्म को हम अगर लेफ्ट में लेके आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x तो पहले से था, ये 2x राइट से लेफ्ट में आया तो ये हो गया माइनस 2x, ये माइनस 6 राइट से लेफ्ट में आया तो हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x माइनस 2x प्लस हो गया, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 6 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो आपको देखो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन सा फॉर्म मिल रहा है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना मिल रहा है 2। तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन इज 2, या फिर डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। ये तो थी पहचान कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब अगर ऐसे एक्सप्रेशन का आपको बोला कि फाइंड ए बी एंड सी, तो इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 1। bx यानी x का कोएफिशिएंट b है, ऊपर तो x है ही नहीं, x वाला टर्म ही नहीं है, तो ये b क्या हो जाएगा आपका 0। c पूछा है कांस्टेंट टर्म, ऊपर कांस्टेंट टर्म देखो क्या है +7, तो c इक्वल टू हो गया +7। तो ऐसे हम abc फाइंड करेंगे। कई बार आपको ये x का टर्म नहीं दिया होगा, मतलब b 0 हो जाएगा, ये मत सोचना कि टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, एक सेकंड नोट करो। ओके चलो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये पांचों करेंगे हम फटाफट, आपको समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं। सेकंड देखो क्या है, x माइनस 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 2x तो एज इट इज रहेगा, ये -2 अगर -3 से मल्टीप्लाई हुआ, -2 अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 जा 6 और माइनस है तो -6। ये -2 अगर -x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, और ये x है तो +x। ठीक है, सॉरी -2 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस और 2x तो 2x। अब आप क्या करो, सारे टर्म को एज इट इज पिछले क्वेश्चन के जैसा लेफ्ट में लेके आ जाओ, और अगर नहीं भी लाओगे ना तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मैं बताऊं कैसे, क्योंकि देखो ना कहीं पे भी वेरिएबल का पावर 2 है ही नहीं। तो अगर लेफ्ट में लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। वेरिएबल का पावर देखो ना 1 है, डिग्री कितना चाहिए 2 चाहिए, पावर कितना चाहिए वेरिएबल का 2 चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा, नो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा है समझ में, पहचान लोगे शायद अब। तो चलो थर्ड वाला देखते हैं जल्दी से कि थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये x यहाँ भी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2x, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 3 -3। सारे टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x क्या हो जाएगा, -x -2,
एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस 2x अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा माइनस 2x, माइनस 3 लेफ्ट में आया तो प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट। आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म यानी पावर 2 वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो भी वेरिएबल बचे हैं उनके पावर क्या है 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे पहचानते हैं। एक और करके देखते हैं, एक और। x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 2x स्क्वायर, x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू 5x। सारे टर्म को आप एक तरफ लेके आ जाओ तो 2x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3, ये दोनों टर्म लेफ्ट में आएंगे तो हो जाएंगे माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर और 5x प्लस में था तो इधर आके माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखो लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर माइनस है, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। तो बाबू रे देखो ना, ये बन गया ना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कितना है 2, और यही तो हमें चाहिए, बाकी टर्म से हमें कुछ मतलब है ही नहीं, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक और नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं। तो नेक्स्ट एक और है, क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। तो अगर ये लेफ्ट वाला तो सिंप्लीफाइड है, लेफ्ट वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट वाले को आप सॉल्व करो। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर पे अगर ब्रेक किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो लेफ्ट में क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सारे टर्म को अगर आप इस तरफ लेके आओगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा। ये x स्क्वायर लेफ्ट में आया तो माइनस x स्क्वायर, ये 2 टू द पावर 2 यानी 4 लेफ्ट में आया तो माइनस 4, ये 2 टू द 4 इनटू x लेफ्ट में आया तो प्लस 4x इक्वल टू 0। देखो ना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस हो गया, कैंसिल आउट। अब जब पावर 2 वाला ही टर्म कैंसिल आउट हो गया है तो आगे कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म है ही नहीं। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कई बार बच्चों को यहां पे तकलीफ रहती है, ये 7th क्वेश्चन में क्यूब वाले में। तो x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ब्रेक करेंगे, a प्लस बी की क्यूब की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a की जगह पे x, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये जो डॉट लगा रहा हूं ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 तो 2x। सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। आप सारे टर्म को एक तरफ लेके आओ तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब, प्लस में था तो माइनस, और ये माइनस 2x माइनस है तो इधर आके प्लस 2x इक्वल टू 0। तो एक चीज देखो कि x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या बन जाएगा माइनस 2 माइनस x क्यूब प्लस 8
प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x इक्वल टू 0। एक बच्चा बोलता है कि सर क्यों कर रहे हो आगे सॉल्व, मैंने बोला कि बाबू क्यों, तो वो बोलता है कि सर यहाँ पे पावर 3 आया ना, और जैसे पावर 3 आया वो क्यूबिक हो जाता है, क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए, मतलब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, और हम वही तो फाइंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये हो गई कहानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने की। आई थिंक अब आप पहचान पा रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया, हमें आ रहा है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसका सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीबीएसई के सिलेबस से ओमिट है, एसएससी के भी सिलेबस से ओमिट है, तो इसको कर देंगे कट। ये हमें पढ़ना नहीं है, हमें बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, हम जो भी वीडियोस में पढ़ रहे हैं वो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको समराइज करके फास्ट कवर करा रहा हूं मैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से ओमिट है, तो उसकी बात फिलहाल तो नहीं करेंगे। दूसरा बात फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसका नाम दे देता हूं मैं, कौन सा, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये है दूसरा मेथड जो हमें पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे। थर्ड मेथड होता है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड है फॉर्मूला मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हट गया है, उसको हटा ही देते हैं, हटा दिया। ये दोनों मेथड को वापस से लिखते हैं, किसी एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे, आपको समझ आएगा कि कैसे करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम यहां पे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड। 2 बार मैंने बोला क्या फॉर्मूला मेथड, एक बच्चा बोलता है कि क्या सर जब से फॉर्मूला मेथड कर रहे हो बताओ तो सही क्या है फॉर्मूला मेथड। तो अरे ये है फॉर्मूला मेथड कि इफ अल्फा एंड बीटा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अल्फा और बीटा जो भी हम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एक सॉल्यूशन को हमने बोला अल्फा और दूसरे सॉल्यूशन को बोला बीटा। किसी को भी आप अल्फा किसी को भी आप बीटा बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट्स बोलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ QE यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if alpha and beta are the roots of quadratic equation, then alpha equal to फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये होता है फॉर्मूला। अब एक बच्चा वापस मेरे पास आया कि सर अभी आप बोल रहे थे किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हो, तो क्या इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पे माइनस बी प्लस रूट अंडर जो लिया ना, क्या क्या माइनस बी, ये जो प्लस रूट अंडर लिया ना, यहाँ पे अगर मैंने बीटा लिख दिया और यहाँ पे मैंने अल्फा लिख दिया तो क्या ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। कहीं पे भी अल्फा लिखो, नीचे वाले को बीटा ले लो, ऊपर वाले को बीटा ले लो, नीचे वाले को अल्फा ले लो,
फॉर्मूला वही रहने, एक बार आपको ये लिखना है और एक बार आपको ये लिखना है। चाहे तो आप अल्फा के साथ माइनस वाला ले लो, चाहे तो आप बीटा के साथ माइनस वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, दो वैल्यूज हैं उसके ये फॉर्मूला हो गए। फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म आपको तो आता होगा पहले से, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और ये दोनों सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है आंसर। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन से तो आंसर निकालेंगे और उसी आंसर को वेरीफाई कर लेंगे इस फॉर्मूले मेथड से कि सच में राइट है या फिर नहीं है। तो देखो जरा कि अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया x² - 3x - 10, x² - 3x - 10 = 0। ध्यान से देखना है आपको और ध्यान से समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप समझ गए तो सेकंड थर्ड करते करते आप करने लगोगे। तो पहला काम हमें जो करना है इसमें वो क्या करना है, हमें एंड वाले जो दोनों नंबर है, एंड वाले ध्यान से देखना। एंड वाले का मतलब ये है कि x² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, आपको फंसा देगा कई बार वो x² - 10 - 3x लिख दिया, मतलब x वाले टर्म को एंड में दे दिया, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखो कि जो फर्स्ट वाला टर्म है x² वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -10 × x² क्या हो जाएगा, -10x²। ये हमें साइड में करना है, उसका कुछ संबंध नहीं है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, इजी आपको आ जाए इसके लिए। तो -x² × -10 -10x²। मिड में क्या है, -3x। अब आपको क्या करना है वो देखो ध्यान से, यहीं पे कहानी सुनना है आपको थोड़ा सा। अब हमें दो ऐसी वैल्यू लेनी है, जिससे कि हमें इस -3x को रिप्लेस करना है। उस दोनों वैल्यू का ध्यान से सुनो, हमें दो वैल्यू लेना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिड वाला वैल्यू मिले, -3x मिले। लेकिन अगर उसी दोनों वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये -10x² मिलना चाहिए। देख लो ध्यान से, ऐसा मैंने बनाया। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उन दोनों वैल्यू को तो मुझे -10x² मिलना चाहिए, अगर मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे -3x मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या ले सकते हैं। मैंने यहां पे लिया -5x और +2x। मैंने दो वैल्यू लिया, -3x को रिप्लेस करने का क्या किया, -5x और +2x। तो देखो -5 + 2 -3x देगा, प्लस माइनस करके हमें ये मिड वाला टर्म मिल रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, -5 + 2 -10 x × x², मतलब ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है। क्या दोनों, कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x² आना चाहिए, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए, और ये दोनों आ रहा है। और अगर ऐसा है तो हम ये दोनों वैल्यू से इस मिड वाले को रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे, x² - 5x + 2x, अब ये 3x की जगह पे मैंने ये दोनों वैल्यू लिख दिया, -10 = 0। अब देखो ध्यान से कि ये दोनों टर्म में हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जो दोनों के पास हो। तो देखो x² और यहाँ पे x है, मतलब हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, पहले दो टर्म में x। तो x² में से अगर मैंने x ब्रैकेट के बाहर लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, x, माइनस 5x में से आपने x बाहर ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, 5, प्लस ये ब्रैकेट और इधर का ब्रैकेट सेम आना चाहिए आपका। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखो x - 5 = 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका आंसर राइट आ रहा है। अब इस पूरे टर्म में x - 5 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां पे देखो x - 5 × x था, क्या बच जाएगा, x। यहां से मैंने 2 × x - 5 था, x - 5 ले लिया है तो क्या बच जाएगा, +2 = 0।
अब ये पूरा एक्सप्रेशन कब जीरो होगा? जब x माइनस 5 इक्वल टू जीरो होगा तब, या फिर जब x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा तब। तो अगर x माइनस 5 इक्वल टू जीरो है तो माइनस 5 राइट में जाके क्या हो जाएगा? x इक्वल टू प्लस 5। x प्लस 2 इक्वल टू जीरो है तो ये 2 राइट में जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो दो वैल्यू मिल गई आपको x की, एक 5 और एक माइनस 2। इसी को अगर हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें तो देखो कैसे होगा। ये मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत अब नहीं है। तो अगर इसी को मैं फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखो। लिख लिया मैंने एक्सप्रेशन, क्या है? इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ कि ABC क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a क्या आ जाएगा? x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a आ गया 1। ध्यान से, हाँ, माइनस प्लस बहुत गलत होगा इस फॉर्मूले में। b इक्वल टू क्या आ जाएगा? x का कोफिशिएंट, कई बार बच्चे 3 ले लेते हैं, नहीं आपको पूरा ये -3 लेना है, पूरा साइन के साथ लेना है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। c इक्वल टू कई बार हम सिर्फ 10 लेते हैं, नहीं आपको एक पूरा साइन के साथ लेना है, मतलब -10। अब आप a b c लिख चुके हो, वैल्यू को आप इस फॉर्मूला में डालो। अल्फा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, मतलब फर्स्ट रूट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस b। तो देखो ये तो फॉर्मूला का माइनस है, देखो ना फॉर्मूले में माइनस है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हम b की वैल्यू लिखेंगे -3। यहां भी गलत होता है बच्चों का, तो ध्यान रखना आपका, यहां भी गलत होता है। तो अगर ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर b आएगा, तो b का तो अपना -b है, तो ब्रैकेट के अंदर हम -3 अलग से लिखेंगे। ये माइनस फॉर्मूले का और -b वो ब्रैकेट के अंदर, प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? -3, तो उसका स्क्वायर -4। a तो मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 1। c तो मल्टीप्लाई बाय -10 डिवाइड बाय 2a, तो 2 × 1। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल हम सिर्फ अल्फा निकाल रहे हैं, बीटा बाद में निकालेंगे, तो बीटा को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा? -3 का स्क्वायर 9। ये वाला माइनस और ये माइनस, ध्यान से देखना, सिर्फ माइनस प्लस का गलत होगा इसमें। माइनस और माइनस हो गया प्लस, 10 4 जा 40 डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2 × 1 2। तो अब एक चीज देखो आप, ये +3 यानी 3 प्लस 40 + 9 √49 डिवाइड बाय 2। तो √49 की वैल्यू क्या होती है? 7। तो 3 + 7 डिवाइड बाय 2, मतलब 3 + 7 10 डिवाइड बाय 2, 2 5 जा 10, तो क्या वैल्यू आई? 5। यानी अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 5। तो देखो एक वैल्यू x की हमें क्या मिली थी? 5 फैक्टराइजेशन मेथड से, और फॉर्मूला मेथड से भी हमें क्या मिला? 5। तो अब अल्फा 5 आ चुका है, अब हमें बीटा फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला, ये देखो बीटा के लिए लगाते हैं हम यहाँ पे। तो -b, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, -b है तो b की जगह पे -3 माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 की जगह पे 1, c की जगह पे -10 डिवाइड बाय 2 × 1। ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका क्या? प्लस, तो ये हो गया 3 माइनस रूट अंडर को अभी सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस माइनस अगेन +40 डिवाइड बाय 2, क्या आ जाएगा? 3 - 49 √49 डिवाइड बाय 2।
रूट 49 होता है 7, 3 माइनस 7/2 मतलब -4/2, 2 2 जा 4, यानी जो बीटा की वैल्यू मिली वो मिली -2। ये देखो बीटा की वैल्यू -2, यानी x की दो वैल्यू हमने फैक्टराइजेशन से निकाला था, एक 5 और एक -2, और फॉर्मूला मेथड से भी दो वैल्यू मिला, एक 5 और एक -2। तो मेथड कोई भी हो आंसर सेम आना है। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने को इतना ही था, ठीक है। अब एक चीज और बताऊंगा, पर वो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, फिर बताते हैं, ठीक है। उसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। चलो ये हटा रहा हूं मैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे क्या है। तो इस तरफ करेंगे फैक्टराइजेशन और उस तरफ करेंगे फॉर्मूला। लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन, 2x² + x - 6 = 0। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप x² वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो आपको समझ आएगा क्या फैक्टर लेने हैं। जैसे मल्टीप्लाई किया, 2x² - 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12x² -12x²। अब मिडिल टर्म में हमें क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो अब अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें दो वैल्यू चाहिए, ऐसी दो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12x² मिले और प्लस माइनस करने पे x मिले। तो अगर समझो मैंने ले लिया 4x - 3x, तो 4 में से 3 जाएगा तो x, यानी मिडिल टर्म तो हमें मिल रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, x into x x² और माइनस है तो माइनस, मतलब 4x और 3x हम ले सकते हैं। तो देखो अगर मैंने 2x² + x को रिप्लेस कर दिया किससे, 4x - 3x - 6 = 0। मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग के दो टर्म में से आपको क्या लेने हैं, कॉमन लेने हैं। तो 2x और 4x में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा 2, माइनस ये ब्रैकेट और इस तरफ आने वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बच जाएगा x + 2 = 0। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि आपने माइनस लिया तो अंदर प्लस कैसे हो गया। देखो ध्यान से कि अगर फिर से इस माइनस को अंदर करोगे तो -3 × x -3x और -3 + 2 -6, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमने प्लस कर दिया। अब देखो x + 2 दोनों जगह कॉमन है, तो इस पूरे में से अगर मैंने x + 2 को कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, फर्स्ट वाले टर्म पे 2x, बीच में -3 = 0। ये पूरा एक्सप्रेशन कब 0 हो जाएगा, जब x + 2 0 के बराबर हो, या फिर जब 2x - 3 0 के बराबर हो। या तो ये वाला टर्म 0 हो गया तो भी ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0, या ये 0 हो गया तो भी पूरा मल्टीप्लाई होकर 0। इसलिए हमने दोनों को क्या किया, इक्वेट किया। तो x = हो जाएगा -2, यहां हो जाएगा x = 3/2। x की दो वैल्यू मिल गई, एक -2 और एक 3/2। देखते हैं फॉर्मूला मेथड से कैसे करेंगे, और फिर आपको मैं एक चेक भी करा दूंगा कि रूट्स के टाइप जो हमने देखे थे डिस्क्रिमिनेंट से, वो भी वेरीफाई कर लेंगे यहीं पे फॉर्मूला मेथड। अल्फा की वैल्यू क्या है, -b + √b² - 4ac/2a। बीटा की वैल्यू क्या थी, -b - √b² - 4ac/2a। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू अल्फा की कोई भी बीटा की ले सकते हैं, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं एक्सप्रेशन में सबसे पहले 2x² + x - 6 = 0। ABC क्या होगा, एक होशियार बच्चा बोलता है कि सर x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो a, यानी a = 2, b = 1, c = -6। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, ये अक्सर मैं बोलता हूँ बच्चों को, इजी होगा आपको मेथड। देखो ये b² - 4ac का जो रूट है ये दोनों तो सेम है ना,
तो अगर मैं पहले ये निकाल लूँ तो मुझे एक ही बार निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दोनों बार सॉल्व करना पड़ेगा ये पूरी रूट की वैल्यू। तो पहले हम क्यों ना रूट ही निकाल लें, तो सबसे पहले हम वही करने वाले हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रूट निकाल लेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 सॉरी a कितना है 2, c कितना है -6, तो 1 माइनस ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, तो क्या आ गया 49। किसकी वैल्यू, इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और यही तो रूट के अंदर है ना। तो अगर मैं रूट भी लगा दूं यहां पे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, रूट 49 मतलब 7। अब देखो कितना आसान हो गया ये सॉल्व करना, अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या है 1, तो -1 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो रूट अंडर 49, डायरेक्ट रख रहे हैं हम, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है तो 2, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस रूट 49 7 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 7 माइनस 1 6/4, 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4, मतलब एक वैल्यू आपको क्या मिल गई, एक रूट क्या मिल गया 3/2। देखो वेरीफाई हो रहा है, हो रहा है। आपको किसी एक से ही सॉल्व करना है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं। बीटा निकालेंगे, देखो ना बाबू कितना आसान हो गया ना अभी ये करना, कि बीटा क्या है -b, तो माइनस ऑफ b की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना रूट 49 डिवाइड बाय 2 इंटू a तो 2, -1 49 का रूट क्या होता है 7, तो -7 डिवाइड बाय 4, -1 -7 हो गया -8/4, 4 2 जा 8 कितना मिला -2, तो देखो दूसरी वैल्यू आपकी क्या थी -2। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूले मेथड से। अब आपको थोड़ा सा मैं वेरीफाई करा देता हूं और कि कैसे, देखो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला था ना, डिस्क्रिमिनेंट d क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 49, रूट अगर हटा लोगे तो देखो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू -6, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 48 इक्वल टू 49। अब d की वैल्यू देखो ग्रेटर देन, ये 49 क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब d ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे थे रियल नंबर थे पर डिस्टिंक्ट अनइक्वल थे, तो देखो रूट रियल नंबर तो है पर अलग अलग है, -2 और 3/2 अलग अलग दो रूट्स मिले ना, तो ये है डिस्क्रिमिनेंट से वेरीफाई करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, जितने भी मतलब जो बेसिक था आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आप एक्सरसाइज में आराम से जा सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करें क्या, ये रूट वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, देखो एक और, रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू, मैंने आपको जो सिखाया आप वही करो, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म को और x स्क्वायर वाले टर्म को, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, रूट अंडर 2x स्क्वायर इनटू 5 रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 हो जाता है 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म क्या है 7x, अब ये करते थे 10x स्क्वायर की ऐसी कौन सी दो वैल्यू लेंगे जिसको ऐड करने पे 7x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर, तो अगर मैंने समझो 5x और 2x ले लिया तो देखो मिल रहा है ना 5 + 2 7x मल्टीप्लाई 5 2 10x स्क्वायर, तो अब इसको क्या करेंगे सेम वैसा पिछले क्वेश्चन जैसा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x
प्लस 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहां से देखो कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ x कॉमन आ सकता है, तो x लिया रूट अंडर 2 प्लस 5 प्लस यहां से क्या कॉमन आ सकता है, तो यहां से अगर मैंने रूट अंडर 2 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, रूट अंडर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते कि ये 2 से कैसे, क्योंकि 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, तो एक रूट अंडर 2 बाहर ले लिया तो अंदर एक रूट अंडर 2 बच जाएगा, तो ये हो गया। अब रूट अंडर 2x प्लस 5 आप दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वेट करो, रूट अंडर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट अंडर 2, x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2, ये दो वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो आज के वीडियो का इतना ही, देखते हैं बाकी का नेक्स्ट में। तो आप सॉल्व करो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।